वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑफ व्यूअर्स। अभी हम पीआईए की माली मुश्किलात पर बात करना चाहेंगे। पीआईए माली बहरान का शदीद शिकार थी और 2 रोज़ पहले ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये ऑपरेशन इनको बंद किया जा सकता है। पीआईए की जानिब से तकरीबन 23 अरब रुपए वजारत ख़जाना से मांगे गए ताकि ये जो ऑपरेशन हैं इनको कंटिन्यू किया जा सके, इनको बहाल रखा जा सके। गुज़श्ता रोज़ वज़ारत ख़ज़ाना ने तकरीबन 14 अरब रुपए के जो फ़ंड्स थे उनको जारी करने की मंजूरी दी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पीआईए इस दहाने पर कैसे पहुँची और ये जो मामलात चले सो रोज़ाना की बुनियाद पर कितना नुकसान हुआ। प्राइवेटाइजेशन की बहुत बात की जाती है लेकिन ये मामला आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर रंग अयाज शुजा साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। अयाज शुजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये कि ये जो फ़्लाइट ऑपरेशंस बंद भी रहा है कुछ दिन, इससे ऑलरेडी जो एक चीज़ खसारे में थी और शदीद माली मुश्किलात का शिकार थी, कितना नुकसान हुआ है ये गुज़श्ता चंद दिनों में? पीआईए का ऑपरेशन बंद नहीं हुआ। हम पीआईए के 15 से 16 तैयारे इस वक्त ग्राउंड हैं। उनमें से कुछ तैयारे तो पुर्ज़ाजात की अदम फराहमी की वजह से एयरबस और बोइंग कंपनी की जानिब से आप चूँकि पैसे नहीं है तो पुर्ज़े फराहम नहीं किए जा रहे, और कुछ तैयारे रूटीन की मेंटेनेंस के लिए ग्राउंड किए गए हैं। टोटल 41 का फ्लीट है, उसमें से 16 के करीब तैयारे ग्राउंड है। ये बड़ी तादाद है, ये इतने तैयारे ग्राउंड नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पीएई का असल मसला उसका ओवर स्टाफ है। जैसा कि आपका ये प्रोग्राम है, इसका एक बजट है। अगर आप उस बजट से ओवर कर जाएंगे तो फिर ये प्रोग्राम तो नहीं चल सकेगा। तो इस प्रोग्राम को चलाने वाले ये देखते हैं कि इस प्रोग्राम से रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है और हमने इसका बजट कितना रखना है। तो पीआईए की बदकिस्मती ये है कि 88 से पीआईए का ज़वाल स्टार्ट हुआ। उससे पहले ये दुनिया की चंद बेहतरीन एयरलाइंस में शामिल थी, और अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी की जो अहलिया थी उन्होंने भी इस पर सफ़र किया और उसको बहुत पसंद किया। और ये वही एयरलाइन थी जिसने 70 और 80 की दिहाई में अपने मुनाफे से अमेरिका जैसे महंगे मुल्क में रूजवेल्ट होटल जैसा महंगा और इसी जैसी कई जायदादें बनाई। तो इसका मतलब यह है कि ये 80 की दिहाई के आखिरी क्वार्टर तक ठीक जा रही थी। 88 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने तमाम यूनियंस बहाल कर दी, और उसके साथ ही एक भर्तियों का एक आप जैसे फ्लड गेट खोल दिया कि जितने जियाले महरूम उनके लोग थे उनको भर्ती करना शुरू कर दिया पीआईए में। इस चीज़ को कता नज़र रखते हुए कि एक उस वक्त इक्वेशन थी कि एक प्लेन पे हमने कितने लोग रखने हैं, जो कि पीआईए में चली आ रही थी और बहुत अच्छी चली आ रही थी, बाकी एयरलाइंस से हम मुकाबला कर रहे थे दुनिया में। और पीआईए इस लिहाज से भी एक खुशकिस्मत एयरलाइन है कि इसको एक ऐसे मुल्क की कौमी एयरलाइन होने का एजाज़ हासिल है जिसमें तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद तारकीन वतन बैरून मुल्क मुकीम है, और इसका हज और उम्रा ऑपरेशन भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन हमारी जहाँ मुल्क में दूसरी हमारी बदकिस्मतियाँ, हमारी करप्शन, हमारी बदनीतियाँ दूसरे शोबों में शामिल है, पीआईए में भी हमने फिर ये शुरू किया। पहले तो हमने भर्तियाँ पीपल्स पार्टी के दौर में की, फिर हमने पीएमएलएन के 90s के दौर में एक ओपन स्काई पॉलिसी दी कि तमाम एयरलाइंस को, अब ये समझे ये क्या है, ये है कि अगर एक एयरलाइन आपके एक शहर को यूज़ करेगी तो आप भी उसके एक शहर को यूज़ करेंगे। ये नहीं होगा कि आप इमारात एक एयरलाइन है, उसका सिर्फ एक शहर है दुबई, उसके पास स्टेशन है, आप उसके एवज उसको पूरे मुल्क में ऑपरेशन करने की इजाज़त दे देंगे और आपके वो कंपटीशन में आके आपके पैसेंजर्स को उठाना शुरू कर देगी। आपने पहले इसमें इसको इजाज़त दी, उसके बाद ये जो मुस्लिम लीग नून का दूसरा दौर हुकूमत आया 13 से 18, इसमें कतर एयरवेज़ को इसी तरह की रियायतें दी गई, और उसका नतीजा यानी ये इससे मुराद ये कि यहाँ पर वो पाकिस्तान में आकर लाहौर, कराची कहीं पर भी जा सकते थे। पूरे मुल्क में फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर भी। तो इससे नुकसान पीआईए के लिए क्या था? पीआईए के लिए नुकसान ये था कि कोई मुल्क भी किसी को इस तरह की ओपन स्काई पॉलिसी नहीं देता। वो इस तरह ही होता है बार्टर, कि आप मुझे ये मोबाइल दें, मैं आपको ये मोबाइल देता हूँ। यानी आप आप मुझे मुझे एक दुबई का स्टेशन दें, मैं आपको लाहौर का दे देता हूँ। आप मुझे अबू धाबी का स्टेशन दें, मैं आपको इस्लामाबाद का दे देता हूँ। आप मुझे हमने दुबई का लिया लेकिन इनके बदले 5-6 या जितने भी हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट्स थे वहां पर लैंडिंग की इजाजत दी। ये दी, और बगैर किसी तैयारी के दी कि हम अपना स्टाफ बढ़ाते जा रहे हैं, हम पीआई को तनज़्ज़ुली का शिकार करते जा रहे हैं, उसकी सर्विस ठीक नहीं है, और हम इतनी बड़ी बड़ी शाही एयरलाइंस हैं, ये शाही रॉयल एयरलाइंस हैं, इनको शुरू में रॉयल फैमिलीज़ ने सपोर्ट किया और अब इनका मुकाबला ही कोई नहीं है, कतर का, एमिरेट्स का, दीगर एयरलाइंस का, तो उससे, और टर्किश का। अब उससे आप पाकिस्तानी पैसेंजर्स की बदकिस्मती देखें, पीआईए की तो बदकिस्मती है ही, आपको कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती।
पहले पीआईए यूरोप डायरेक्ट जाती थी, बार्सिलोना के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट थी, यूके के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स थी, आपकी अमेरिका के लिए डायरेक्ट थी, आज भी टोरंटो की डायरेक्ट फ़्लाइट है। अब टोरंटो की डायरेक्ट फ़्लाइट आपको 13 से 14 घंटे में लाहौर से टोरंटो पहुंचा देती है। लेकिन अगर आप लेकिन अवेलेबिलिटी उसमें सीट्स कम है, लेकिन आप किसी और एयरलाइन पे सफ़र करेंगे तो आपका 6 से 7 घंटे ज़्यादा आपके खर्च होंगे, क्योंकि 3 घंटे पहले उसकी डेस्टिनेशन पे आपको, और अगर आप टर्किश पे जा रहे हैं तो 5 घंटे आपको इस्तांबुल जाना पड़ेगा, वहाँ कम अज़ कम भी 2 से ढाई घंटे का आपका स्टे होगा, कम अज़ कम। इससे आप अंदाज़ा लगाएँ कितने घंटे आप स्टे करके फिर आप आगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए सफ़र करेंगे। पीआईए के पास बहुत पोटेंशियल है। पीआईए को ये भीख की ज़रूरत नहीं है कि ये खर्चा चलाने के लिए इतने दे दें। ये शायद पीआईए के अरबाब इख्तियार भी यही चाहते हैं कि थोड़े-थोड़े पैसे मिलते रहे और उनकी शाह खर्चियों पे खर्च होते रहें और एयरलाइंस खड़ी ना हो सके अपने पाँव पे। और शायद हुकूमत भी ये चाहती है। पीआईए को फ़ौरी तौर पे ज़रूरत है नए तैयारों की, जो कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में नए तैयारे इसमें शामिल किए गए थे। एयरबसेस लेके A320 वो शामिल थी, 4 के 6 मेरे ख़्याल में वो शामिल की गई लास्ट। हालाँकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है कि आप अपने पुराने फ्लीट को निकालते हैं, नए फ्लीट को आप उसमें शामिल करते हैं। अब ये जो पुराना फ्लीट है, ये आपको मेंटेनेंस के नाम पे, आपको मैं सादा लफ्ज़ों में समझाऊँ कि आपके पास गाड़ी है। अगर तो आपने कोई 20 साल पुरानी गाड़ी रखी हुई है तो आपकी मेंटेनेंस और आपके फ्यूल की एवरेज क्या होगी? ज़्यादा होंगे। और अगर आपने 1 साल पुरानी गाड़ी रखी हुई है तो फिर आपके पास, और वो हो भी हाइब्रिड और उसमें फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो और वो बैटरीज़ के सहारे भी चलती हो, तो आपका फ्यूल और मेंटेनेंस का तो खर्च क्या ये होगा? देखिए, ये आप ये बात कर रहे हैं मेंटेनेंस पर इतना खर्चा होता है, या अभी आप कह रहे हैं कि मेंटेनेंस के लिए हमारे 16 तैयारे इस वक्त फ्लीट से ही बाहर हैं, वो उनकी मेंटेनेंस होना पुर्ज़ाजात के ज़रूरी लिए है, भी, उनके पुर्जाजात पार्ट्स के भी लिए भी मिसिंग है। मुख्तलिफ जिस भी वजह से। तो ये लोग क्यों नहीं फिर इस तरफ आते हैं कि हम नए तैयारे उस फ्लीट में शामिल करें, या इस तरह इसको ना करने की वजह क्या है? कि फंड्स नहीं है या क्या वजह है? मेंटेनेंस के लिए भी तो आपने फंड्स देने ही है ना। देखें, ये हम क्या कर रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट का इलाज डिस्प्रिन से या पैनाडोल से कर रहे हैं, कि बजाय उसको एक बेल आउट दिया जाए, तमाम जो एक्स्ट्रा स्टाफ है उसको गोल्डन शेक हैंड करके फ़ारग किया जाए। उसके लिए एक पूरा कारोबारी डिज़ाइन, मैंने आपको कहा पीआई में बहुत पोटेंशियल है। एमिरेट्स, कतर, इत्तेहाद, टर्किश, पता नहीं दुनिया की कौन-कौन सी एयरलाइन यहाँ से पैसा कमा रही है। क्यों? करोड़ प्लस लोग मुल्क से बाहर हैं। उन्होंने आना है, उन्होंने जाना है। इसके अलावा सिर्फ़ सऊदी अरब में हमारे तकरीबन इससे ही ज़्यादा हमारे उम्रा और हज के ज़ायरीन बन जाते हैं। तो बहुत पोटेंशियल है इसके लिए कि नए तैयारे लिए जाएँ। मुलाज़मीन ज़्यादा हैं, गोल्डन शेक हैंड करके उनको फ़ारग कर दिया जाए। पीछे ऐसी हुई भी। दूसरा, गैर मुल्की एयरलाइन से अलायंस किया जाए। जैसा कि एक बार आप टर्किश एयर से करने जा रहे थे, जैसे कि स्टार अलायंस पूरी दुनिया में है। दुनिया की तमाम बड़ी एयरलाइन स्टार अलायंस के ज़रिए एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैं यहाँ से यूनाइटेड एयर की टिकट लेता हूँ अमेरिका जाने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ से उठाती टर्किश एयर है। वो मुझे इस्तांबुल पहुँचाती है, इस्तांबुल से वो मुझे फ्रैंकफर्ट पहुँचाती है, फ्रैंकफर्ट से यूनाइटेड एयर मुझे पिक करती है। टिकट यूनाइटेड एयर का है। लेकिन वो दोनों इससे पैसा कमा रहे हैं। यूनाइटेड एयर सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से पाकिस्तान नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान से पैसेंजर उठा रही है। मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पीआईए इस तरह के अलायंस में जाए। हुँ, पीआईए अपने ऑपरेशंस जहाँ-जहाँ पाकिस्तानियों की हुँ। तादाद ज़्यादा है, वो यकीन करें पीआईए को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट है, बराह रास्त फ़्लाइट है, आपका वक़्त बच रहा है। और दूसरा, आपकी सर्विस। अगर आपकी एयर होस्टेस ने आपको इंतहाई गुस्से के आलम में, ये इस तरह ही है कि आप घर से बाहर घर जाएँ और आके घर वाले पूरा एक मातम सजा के बैठे हों। तो इसी तरह होता है कि पीआईए में आप एंटर होते हैं, आपने ब्लैंकेट माँगा है तो जी पहले जो आए थे उनको दे दिया, अब कोई ब्लैंकेट नहीं है। हुँ। आपने खाना माँगा है, यही खाना है, अगर फैसिलिटी सर्विसेज़ जो है इनको ये बेहतर करने सारी की आपको ज़रूरत है। लेकिन इंटरनेशनल। एक एक जगह पर अगर हम देखें तो आपके अमले की तनख्वाहें नहीं निकल रही हैं। अभी भी तनख्वाहें जो थीं इस तमाम तर मामले की वजह से रुकी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ आपके जो बैरून मुल्क लोग हैं, अगर हम फ़्लाइट ऑपरेशन की बात करें या पीआईए के जो ऑपरेशन है, वो बरतानिया में नहीं है या कुछ यूरोपीय ममालिक में नहीं है, तो वहाँ पर अफ़सरान भी हैं, वहाँ पर सब लोग भी हैं, उन पर नवाज़िशात भी होती हैं, उनको उनकी तनख्वाहें भी दी जाती हैं, तो फिर सब कुछ, क्योंकि वहाँ पर तो ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हो रहा, वहाँ पर तो ऑपरेशन मुअत्तल है, लेकिन फिर उन पर क्यों नवाज़िशात की जाती हैं? हम मुखलिस नहीं हैं अपने मुल्क से। मैं आपको एक टर्की की मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त वो ग्रुप लेके जाते हैं टर्की। वो एक ग्रुप लेके जा रहे थे, 148 लोगों का ग्रुप था। मुख्तसर मैं आपको बताऊँगा, एक वीज़ा ऑफ़िसर खातून थी, वो बार-बार उनसे खुद फ़ोन करके रब्ता कर रही थी, आप ये अपने पेपर सबमिट करें, ये करें। उनको शक पड़ गया कि पता नहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो उन्होंने कहा, जी आप इतना ज़्यादा क्यों इंटरेस्ट? उसने कहा, मेरी यहाँ से मेरी अब रिटायरमेंट है, इतने दिन बाद मैं चाहती हूँ ये एक बड़ा ग्रुप मैं अपने मुल्क के लिए एक आखिरी सर्विस करके जाऊँ, एक बड़ा ग्रुप अपने मुल्क भेज के जाऊँ, मेरे मुल्क को रेवेन्यू इससे आएगा। ये वो चीज़ें आपके इन अफ़सरान को जिनको भेजा जाता है, पहली बात, वहाँ पे ऑपरेशन ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आपको मज़े की बात ये बताऊँ, अगर वो हमें इजाज़त दे देते हैं, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन, हमारे पास तैयारे ही नहीं है।
जो हम वहाँ पे चला सकें उनके म्यार के मुताबिक। लेकिन देखें मयार के मुताबिक हमारे पास ये तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं कि वहाँ पर है ही नहीं सारा कुछ, तो फिर ये डेपुटेशन पर ये अफसरान वहाँ क्यों, वो डेपुटेशन लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर? ये लोग वहाँ पर सियासी मुदाखलत से, सिफारिश से, ब्यूरोक्रेसी की सिफारिश से तैनात किए जाते हैं। इनका काम वहाँ पे एयरलाइन के बिज़नेस को इन्हांस करना होता है और उसकी सर्विसेज को बेहतर करना होता है, जो कि इनका काम कभी भी नहीं रहा। ये फ़ॉरेन पोस्टिंग लेते हैं, वहाँ एन्जॉय करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया, सैलरी का 3-4 गुना फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा, आपके पासपोर्ट की वर्थ बढ़ जाती है। अगर आपने 3 साल या 4 साल या 5 साल यूके में सर्व किया है, तो आपके पासपोर्ट की वर्थ बढ़ जाती है। आपके ब्रिटिश वीज़ा होल्डर है। तो ये सारी सहूलतें लेने के लिए ये लोग वहाँ पे अपनी पोस्टिंग करवाते हैं, चाहे वहाँ पे ऑपरेशन है या नहीं है। जहाँ पे है, वहाँ पे भी सही मानों में काम नहीं हो लेकिन रहा। यहाँ पे एक और ये चीज़ जो सुनने में आ रही थी कि वहाँ के लोकल लोगों को भी इंगेज किया जाता है, जहाँ पर फ्लाइट ऑपरेशन पीआईए का नहीं है, लोकल लोगों को क्यों वहाँ के इंगेज किया जा रहा है? वो उनका क्या काम है? टू कट इट शॉर्ट, उनका क्या काम है? लोकल लोगों को एंगेज किस सिलसिले में किया जा रहा है? लोग तो वो पीआईए अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पे अपनी पीआर, अपने कामों के लिए उनको एंगेज कर रहे हैं। इसका पीआईए को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आपको अपनी कम्युनिटी को वहाँ पे एंगेज करना चाहिए, उनको अपील करनी चाहिए जहाँ-जहाँ पे भी पीआईए का ऑपरेशन हो रहा है कि आप पीआईए से सफ़र करें, ताकि आपका बिज़नेस बढ़े। लेकिन यहाँ पे जो एंगेज आप कह रही हैं, वो उनके अपने ज़ाती तल्लुकात और उनके लिए किया जाता है। वो पीआईए का उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, और पीआईए को अगर आपने बचाना है, तो या तो कोई बड़ा बिज़नेस प्लान गवर्नमेंट दे, तो या फिर इसको प्राइवेटाइज़ करके, लेकिन प्राइवेटाइज़ भी आप इसको नहीं कर सकते। गैर मुल्की सरमायाकारी करने के लिए भी आपको 1 साल कम से कम चाहिए कि आप उसके कर्ज़े वगैरह सारा कुछ एसेट्स की। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि एक बार पहले भी पीआई को नून लीग के दौर में, जो पिछला इनका दौर था, प्राइवेटाइज़ करने के लिए इक़दामात, अमली इक़दामात जब शुरू किए गए, तो इसके एसेट्स की इतनी कम कीमत लगाई गई कि मुझे यानी शर्मिंदगी हुई कि हम ये क्या औने-पौने अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। इससे तो बेहतर हम ना बेचें, हम खुद इसको तो चलाएँ। प्राइवेटाइजेशन की राह में सबसे बड़ा हर्डल क्या है? कौन है सबसे बड़ी रुकावट? प्राइवेटाइज़ेशन क्योंकि हमने हर दौर में प्राइवेटाइजेशन का सुना, अभी भी हम ये सुनते हैं कि सफ़ेद हाथी है, इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता, बातों की हद तक सारा कुछ रहता है। इसमें मुलाज़मीन, और ख़ुसूसन वो मुलाज़मीन जो सियासी जमातों से जुड़े हुए हैं, यानी यूनियंस, वो सबसे बड़ी रुकावट हैं। उनका एहतजाज अब भी चल रहा है, ये आउटसोर्स करने के हवाले से जो सिविल एविएशन कर क्या रही है। उनकी से इतनी मैटर करती है सर? सियासी जमातों को करती है। सियासी जमातें जो हैं, वो ये मुश्किल फ़ैसले नहीं कर सकती। शायद इस दौर में अगर आप चाहें, जो मुझे तो अभी इंतखाबात जल्द होते नज़र नहीं आ रहे, तो शायद आप इसको प्राइवेटाइज़ कर सकें, क्योंकि इस वक्त कोई सियासी हुकूमत नहीं, एक निगरान हुकूमत बैठी हुई है। लेकिन जैसे ही कोई सियासी हुकूमत आएगी, वो कौन-सी होगी? फ़र्ज़ करें मुस्लिम लीग नून की, उनके पीआईए में स्टेक्स हैं, उनके बॉस, उनकी एयर लीग जो है, उसके बहुत ज़्यादा उनके बराह रास्त ताल्लुकात हैं शरीफ बरादरान से। अच्छा, पीपल्स यूनिटी, उसके बराह रास्त ताल्लुकात हैं जरदारी साहब से और बिलावल साहब से। तो कैसे आप उनको प्राइवेटाइज़ करेंगे? लेकिन देखें, जिस तरह डॉलर को कंट्रोल करने के लिए अब एक डंडा चला है ना, और स्मगलिंग भी रोकी जा रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी रोकी जा रही है, तो क्या एक डंडा ऐसा नहीं चल सकता इस इंटरिम सेटअप के दौरान और चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती क्या? मैंने बिल्कुल आपको कहा कि ये हो सकता है कि इसको इसी दौर में प्राइवेटाइज़ किया जा सकता है। जब ये एक सियासी हुकूमत आएगी तो बहुत मुश्किल हो चांसेस हैं? जाएगा। मुझे नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि जो हालात हैं, जिस तरह डेली रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबार चलाया जा रहा है, मुझे अभी तक कोई चांसेस नज़र नहीं आ अच्छा, रहे। जो 23 अरब रुपए मांगे गए थे वजारत ख़जाना की जानिब से, 15 अरब रुपए दिए जाने का इम्कान है, ये कब तक हो जाएगा और इससे चीज़ों में कितनी बेहतरी आएगी और कब तक के लिए आएगी? ये तो आप समझ लें कि आप ऑक्सीजन पे हैं और ऑक्सीजन आप दे रहे हैं। हम्म। ऑक्सीजन आपने लगाई हुई है उसको, और ये इसी तरह चलता रहेगा वेंटिलेटर पे इदारा, इससे तो कोई बेहतरी नहीं आएगी। उसका ये सूद जो है, ये गवर्नमेंट अदा कर देगी और दीगर अखराजात किस्त पीआई अदा कर देगी। हाँ, एक पॉजिटिव साइन है कि पीआई ने पिछले महीने तकरीबन 24 अरब रुपए का मुनाफा कमाया है। ये उनका अब तक का हाईएस्ट अच्छा, प्रॉफिट है। 24 अरब रुपए का मुनाफा कमाया और उसके बाद फिर ये सूरत हाल। क्योंकि आपने इतने कर्ज ले लिए हैं, आपने गुज़श्ता अदवार में पिछले को 3-4 अशरों में इतने गलत फ़ैसले किए हैं, आपने पीआई के साथ बाकायदा खिलवाड़ किया है। आपने पीआई को यानी कि वो मामू जी का घर समझ के लूट मार की है, इसमें बंदे भर्ती किए हैं। एक तैयारा नून लीग के, आपको पता है नून लीग के दौर में एक तैयारा जाके खड़ा हो गया था वहाँ पे जर्मनी में, और वहाँ पे बिक भी गया हमारा एक तैयारा, और अच्छा। हमें पता ही नहीं है। हम्म। और हम उसकी फिर बाद में इंक्वायरी करते रहे, अभी तक किसी कल्प्रिट को सज़ा भी नहीं दी गई। तो किस मुल्क की एयरलाइन में ऐसा होता है कि आपका तैयारा आपकी मर्ज़ी से बगैर उड़े, जर्मनी जाके खड़ा हो और जाए, वहाँ पर पहले बिक एक जाए। शूटिंग रास्ते में रुके, 2 दिन के लिए माल्टा में एक शूटिंग करवाए, और उसके बाद जर्मनी चला जाए और फिर वहाँ पे बिक जाए।
इस तरह नहीं होता है अच्छा, ये। एक और ये चीज़ कि एक है इंटर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है हुकूमत पीआईए पर आए जो कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए हर साल तकरीबन 23 अरब रुपए देती है। जो पीडीएम की हुकूमत आई थी उस दौरान उन्होंने हाथ खड़े कर लिए थे। अब निगरान जो सेटअप है उसने भी हाथ खड़े कर लिए हैं। तो ये मामलात इसको कैसे कंटिन्यू किया जाएगा? क्योंकि आपने जो कर्ज लिया हुआ है, कर्ज की अदायगी तो पीआईए करेगा, लेकिन जो उसके ऊपर सूद बनता है वो तो हुकूमत नहीं करने हैं, वो इंटरिम हो या कोई परमानेंट हुकूमत हो, तो ये मामला कैसे आगे चलेगा? पीडीएम की हुकूमत इसको प्राइवेटाइज़ करना चाहती थी। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब इस बात पे मुसर थे, वो अपने पिछले उसमें भी नून लीग इसको प्राइवेटाइज़ करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये पैसे देने से इनकार कर दिया था। अभी निगरान हुकूमत ने मंजूरी देती है 15 अरब की, उन्होंने इनकार नहीं किया क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है, यानी फिर पीआई का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। तो अभी ये लोग शायद अफ़ोर्ड नहीं करते इतना बड़ा सेटबैक कि पीआई का ऑपरेशन बंद हो जाए और उससे मज़ीद कियास और मज़ीद अफ़वाहों का बाज़ार गर्म हो और उनके सियासी मुखालफिन को मौका मिल जाए कि वो उनके ऊपर तनकीद करें। तो इसलिए 15 अरब रुपये देने की मंजूरी दे दी गई है। इससे उम्मीद है कि पीआईए अपने फ़ौरी अखराजात अदा करके अपना ऑपरेशन जारी रख सकेगा और ये जो 16 तैयारे इस वक्त ग्राउंड है, इनमें से तकरीबन आधे दोबारा फ्लीट में शामिल हो जाएंगे, मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक हो गया। और बेहतरी के लिए जो आपने चीज़ें कही कि मैन पावर को रिड्यूस किया जाए, गोल्डन शेक हैंड देखे, तमाम जो मुलाजमीन हैं उनमें से मेजॉरिटी उनको फ़ारिग किया जाए, और इसके साथ साथ जो आपने चीज़ें कही कि नए तैयारे आएँ और प्राइवेटाइज़ किया जाए। प्राइवेटाइज़ किया जाए, अगर हुकूमत से नहीं चला सकती तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए चलाए, क्योंकि पीआईए आपको नेशनल कैरियर को बहुत सारे ऐसे स्टेशंस पे चलाना पड़ता है कि जिसमें नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए भी चला सकते हैं। आप ऐसी एक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ला सकते हैं कि जिसमें चेक एंड बैलेंस हो कि कहाँ-कहाँ पे लीकेज हो रही है, उसको कैसे-कैसे रोका जा सकता है, कहाँ-कहाँ करप्शन हो रही है, उसको कैसे रोका जा सकता है और सर्विसेज़ का मयार कैसे बेहतर किया जा सकता है कि हम दुनिया को कम्पीट कर सकें। आपको बिल्कुल ठीक। कम्पीट करना पड़ेगा, आप भी कम्पीट कर रही हैं, अगर आप कम्पीट नहीं करेंगी तो आप आउट हो जाएँगी। हुँ। पीआईए को भी कम्पीट करना पड़ेगा। इस तरह की सब्सिडी पे ये मामला कब तक चलेगा? ये कम्पीट करेगी, ये मुनाफ़ा कमाएगी तो ये चलेगी, वरना तो ये नहीं चल सकती। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच ब्यूरो चीफ लाहौर रंग अयाज शुजा साहब हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बैडमिंटन प्लेयर, नेशनल चैम्पियन गज़ाला सिद्दीक से, जिन्होंने सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल्स में इनकी रैंकिंग जो है वो पाकिस्तान में नंबर 1 है। इसके साथ साथ साउथ एशियन गेम्स में इन्होंने हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। गज़ाला इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा है। थैंक यू सो मच गज़ाला फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सबसे पहले, बैडमिंटन में कौमी चैम्पियन बनने के लिए हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी? ये चैम्पियन बनना एक हर प्लेयर का ख्वाब होता है जो बैडमिंटन खेलता है, और ये इसके लिए बहुत आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी रुकावटें आती हैं। पहले यूनिवर्सिटी स्टडी आती है कि स्टडी को भी टाइम देना है, गेम को भी देना है, ट्रेनिंग को भी देना है। फिर घर का पेरेंट्स का भी होता है कि ज़्यादा स्टडी पे फोकस करना है। तो ये बहुत मुश्किल रहा अभी है। आपने आप क्या पढ़ रही हैं या नहीं, पढ़ मेरे चुकी हैं? कंप्लीट हो गया। मैंने मास्टर्स किया है फ़िज़िकल एजुकेशन में, तो वो कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद मेरा ज़्यादा फ़ोकस हुआ, उसके बाद ही मैं चैम्पियन हुई हूँ, नेशनल चैम्पियन हुई हूँ आफ्टर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद फिर अभी जो नेशनल चैम्पियन, अभी रैंकिंग नंबर 1 हूँ तीनों इवेंट पे अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी रिसेंटली जा रही हूँ एशियन गेम्स खेलने, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी चाइना में जो हो रही हैं। इंशाल्लाह होप फॉर बेस्ट। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप एशियन गेम्स जो चाइना में हो रही हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करने जा रही हैं। अच्छा, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, यानी कि स्पोर्ट्स की तरफ आना और फिर उसके बाद एक नेशनल चैम्पियन बनना? तो आपके पीछे इसकी मोटिवेशन क्या थी? और जब आपने फ़िज़िकल एजुकेशन अपने लिए एक सब्जेक्ट चुना, तो इसके पीछे क्या वजह थी? स्कूलिंग में एक्चुअली जब मैं स्कूल में थी तो मैं बहुत सारी गेम्स खेलती थी, वॉलीबॉल, मल्टी गेम्स खेलती थी। तो शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ था कि मैं खेलूँ। पहले नहीं आता था कि लड़कियां भी स्पोर्ट्स में हैं, लेकिन जब मैं खेलना शुरू हुई तो काफ़ी अच्छा खेलना। जो हमारी स्पोर्ट्स टीचर थी मिस मंजूरा, उन्होंने कहा कि ये बच्ची बहुत अच्छी है, तो ये आने वाले वक्तों में चैम्पियन होगी किसी न किसी गेम में। तो फिर मैंने जब बाद में यूनिवर्सिटी में भी मैंने मल्टी गेम्स स्टार्ट किए, क्योंकि स्कॉलरशिप पे पढ़ी थी, स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन था। उसके बाद फिर मैंने चूज़ बैडमिंटन किया क्योंकि पसंद थी, इंडोर गेम थी, तो पसंद भी बहुत ज़्यादा थी। फिर इसका कि मैंने इसमें चैम्पियन बनना, तो इंशाल्लाह अब
अब मेरा सिंगल का टाइटल रहता है नेशनल चैम्पियन का, वो ज़रूर हासिल करूँगी, बाकी मेरे पास सारे अच्छा, ये टाइटल जो हैं। होते हैं सिंगल, डबल और मिक्स डबल्स, ये क्या होते हैं? इसको भी थोड़ा-सा बताएँ ना, लोगों को ये इवेंट अंडरस्टैंडिंग हो। हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जैसे सिंगल्स में है कि वन वन और वन वर्सेस खेलते हैं, और वुमेन्स डबल्स होती है कि 2 लड़कियां और 2 लड़कियां आपस में इस तरह खेलती हैं, और मिक्स डबल होता है कि एक लड़का और एक लड़की, और सामने भी एक लड़का और लड़की। ये 3 कैटेगरीज़ हैं जो अलग-अलग हैं इवेंट की तीनों में, तो इसलिए ये इस तरह कहा जाता है बिल्कुल कि मिक्स ठीक। डबल। और स्टार्ट आपने किन गेम से किया? मतलब जहाँ से आपको शौक़ पैदा हुआ या इस तरह से? सो आप स्टार्ट से ही जब आपने गेम्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो इनिशियली आपने कौन-कौन से गेम्स को, स्पोर्ट्स को अपने लिए चूज़ किया? सबसे पहले मैंने वॉलीबॉल स्टार्ट किया था, उसके बाद एथलेटिक्स, फिर बास्केटबॉल, बैडमिंटन बहुत बाद में स्टार्ट किया था, लेकिन वो बाद में शौक़ ज़्यादा पैदा हो गया बैडमिंटन का। लेकिन ये कि मैंने सबसे पहले जो वॉलीबॉल खेला था, और वॉलीबॉल की भी नेशनल प्लेयर हूँ, बास्केटबॉल की भी नेशनल प्लेयर हूँ, मैं एचएससी को रिप्रेजेंट करती रही हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी खेल रही थी तो सारे नेशनल्स, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी गेम्स में नेशनल प्लेयर हूँ, लेकिन जो बैडमिंटन है उसमें इंटरनेशनल हूँ, तो उसमें पाकिस्तान कलर लेकिन होल्डर एक हूँ। देखिए ये चीज़ होती है कि आपका रुझान जो है वो स्पोर्ट्स में हो। ये कभी-कभी होता है कि आपके स्कूल लेवल पर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स का कोई पीरियड होता है, गेम्स ऐसी करवाई जाती हैं और आप जब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको लगता है कि यू आर परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली। या कभी-कभी आपको आपके घर की तरफ से ये माहौल मिलता है कि आपके कोई पेरेंट्स वो इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं या आपको बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं। आपका स्पोर्ट्स में आने का रुझान, ये इंटरेस्ट डेवलप कैसे हुआ? स्कूल से हुआ, घर से हुआ, कोई आपको कोई मोटिवेट करता था, कोई फैमिली में था, कैसे हुआ ये? वैसे देखा जाए तो फैमिली में मेरे चाचू जो हैं वो कबड्डी के प्लेयर रह चुके हैं, वो आर्मी की तरफ से खेला करते थे। तो उन्हें इंजरी की वजह से उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया, लेकिन वो बहुत अच्छे प्लेयर थे। लेकिन अगर देखा जाए कि मुझे शौक़ पैदा हुआ, तो मैं वहाँ पे अपनी सीनियर्स को देखती थी। स्कूल में मेरी जो सीनियर्स थीं वो खेला करती थीं। उनको देख के मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ कि नहीं, मैंने खेलना है ये। और मैं बहुत, उन्होंने मुझे बहुत कहना, बॉल वॉलीबॉल का जाना, भाग कर जाके लाओ, मैं भाग कर जाके लाती थी। शौक़ बहुत था भागने का, वो खेलने का, तो उनको देख के शौक़ पैदा हुआ था। हालाँकि तब तक इतनी सोच भी नहीं थी, और ये भी नहीं पता था कि पाकिस्तान का क्या लेवल है, हम खेल सकते हैं पाकिस्तान का। लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता वो फिर शौक़ प्रोफ़ेशन बन गया। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन प्रोफ़ेशनली बैडमिंटन खेलने में किस किस्म के चैलेंजेस होते हैं, ये भी हम गज़ाला से जानेंगे। लेकिन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त नेशनल चैम्पियन बैडमिंटन की गज़ाला सिद्दीक शो में मौजूद है। गज़ाला, एक और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप प्रोफेशनली बैडमिंटन खेलते हैं, सो इसके कोई मतलब होता है कि इसमें कोई चैलेंजेस आपको आए, हर्डल्स आए, या आपको प्रैक्टिस करने में कोई मुश्किलात पेश आ रही हों? को प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। आपको 2 टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद आपको रेस्ट करना पड़ता है, रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी रिकवरी नहीं अच्छी है ट्रेनिंग के बाद, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रिकवरी से सकेंगे। क्या मुराद है? रेस्ट, हुँ। डाइट, अच्छी रेस्ट, उसके बाद ही आप नेक्स्ट डे के लिए अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर आप बहुत टफ, बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसके बाद आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे और रेस्टलेस हैं, लेट सो रहे हैं, नींद नहीं पूरी ले रहे, तो आप कभी भी सही ट्रेनिंग नहीं कर सकते। आपको इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हुँ। यानी कि इसमें ये है कि आपने तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस के साथ-साथ अपना जो लाइफ़स्टाइल है उसको हेल्दी रखना है। तो जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, एक दिन में आप कितने घंटे प्रैक्टिस करती थीं? फिर आपने अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन कैसे की? खाने में क्या खाती थीं? और रेस्ट कितना करती थीं? एक्चुअली ट्रेनिंग का ये है कि ट्रेनिंग में 2 टाइम करती हैं। मॉर्निंग में फ़िज़िकल डिवाइड किए हुए हैं सेशन, तो मॉर्निंग में फ़िज़िकल करती हूँ, वो 1.5 घंटे या 2 घंटे का सेशन होता है, और इवनिंग में 2.5 से 3 घंटे का सेशन होता है जो कोर्ट में होता है। तो उसके बाद डाइट, मैं तो ऐसे हूँ कि मैं जो भी आए, जो मिल से मैं खा लेती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैंने ये नहीं खाना, चूज़ी नहीं हूँ। हुँ। तो वैसे तो प्लेयर्स के लिए होती है कि स्पेसिफिक डाइट होती है हेल्दी कि हमने ये खाना है, ये, लेकिन मैं ऐसी हूँ कि मैं कहती हूँ सब कुछ खा, जो आ जाए वो खा जाऊँ। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए उसके बाद रेस्ट, तो रेस्ट उसके इवनिंग के सेशन के बाद, खाने के बाद रेस्ट, जल्दी सोना और जल्दी उठना, यही रूटीन है मेरी। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं कि आप मॉर्निंग में 1.5-2 घंटे प्रैक्टिस करती हैं, अभी भी करती हैं, और इसके साथ-साथ आप इवनिंग में भी करती हैं, तो इसके लिए आपको कोर्ट, मतलब ऑब्वियसली जहाँ पर भी इसका जो एरिया मख्तस होगा, आपको वहाँ जाना पड़ता है जी। प्रैक्टिस करने।
और आपकी वो जो कॉलीग्स हैं या जो आपकी कंपेटिटर्स हैं या जिनके साथ आप खेलती हैं, वो तमाम चीज़ें उनके साथ आपको करनी पड़ती होंगी। डिफ़िकल्ट नहीं होता कि 2 टाइम जाना, या मतलब आप अगर हॉस्टलाइट हैं, वैसे नॉर्मली हॉस्टलाइट्स जो होती हैं उनके लिए आसान नहीं, होता है नहीं, कि मेरा यहाँ पे घर है। वैसे आप घर है। सही कह रही हैं कि हॉस्टलाइज़ भी काफ़ी प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे हैं, उनके लिए तो क्योंकि बहुत देखिए मुश्किल अगर है। आपको कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो अंदर ही कोर्ट बना होता है, तो वो हॉस्टल से निकल के आपको दिन में 3 दफ़ा भी जाना पड़े तो आप चली जाती है। लेकिन अगर आपका घर एक डिस्टेंस पर है, सो फिर 2 से 3 दफ़ा जाना, ये चीज़ें मुश्किल हो जाती है। सो हाउ डू यू मैनेज दीज़ थिंग्स? या आपका जो कोर्ट है, जो प्ले एरिया है, वो करीब ही है? जो प्ले एरिया है वो करीब है, लेकिन जो फ़िज़िकल के लिए स्टेडियम जाना पड़ता है वो दूर है। लेकिन ये कि हमारे लिए एक एम है, मेरा एक एम है कि मेरा था कि मैं पाकिस्तान नंबर 1 बनना है, नेशनल चैम्पियन बनना है, तो उसके लिए हमें ये मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे जितनी मर्ज़ी मुश्किलात आएँ। जब एक हमने एक एम डिसाइड कर लिया है कि हमने ये करना है, तो वो कर लें। क्योंकि काफ़ी देखें बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मेहनत करते हैं, इस लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन नेशनल चैम्पियन एक ही बनता है। हुँ। तो उसके लिए, उस टाइटल के लिए आपको हार्ड वर्क तो ज़रूर करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला जिसे अच्छा कामयाबी दे। देखिए, हमारे यहाँ पर हम ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बहुत बात करते हैं। नो डाउट ख़वातीन पहले से ज़्यादा बाइख्तियार हुई भी हैं, मुख्तलिफ़ शोबों में भी काम कर रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आकर हमारे यहाँ पर जो ख़वातीन होती हैं ना, वो प्रेशर में आ जाती हैं। कहीं पे फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कहीं पे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते। सो आपके ख़्याल में बीइंग अ स्पोर्ट्स गर्ल, फैमिली सपोर्ट कितनी ज़रूरी होती है? और आपके जो साथ लड़कियाँ खेल रही हैं, पहले के वक़्त में और अब के वक़्त में आप कितना फ़र्क महसूस करती हैं कि क्या अब ख़वातीन ज़्यादा बाइख्तियार हैं, ज़्यादा स्पोर्ट्स में आ रही हैं, या आपको लगता है कि मज़ीद इसमें काम होने की ज़रूरत है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहले की निस्बत और अब की निस्बत काफ़ी फ़र्क आया है कि मैंने देखा है काफ़ी लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हैं और कर रही हैं। और आपको इसके लिए आपकी फ़ैमिली की सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप नहीं कुछ कर सकते। आपके पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर उनका सपोर्ट है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। और हाँ, मज़ीद भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पे ये चीज़ लाने की ज़रूरत है कि ख़वातीन को इतनी परमिशन हो कि वो अपने बाख्तियार हों और वो जो चाहे और जिस फ़ील्ड में चाहें तो वो कर सकें। अभी बहुत सारी, जो मैं कहती हूँ कि पहले की निस्बत बहुत ख़वातीन के लिए जो है ना, उनके पेरेंट्स देखते हैं कि काफ़ी लड़कियां हर फील्ड में आ गई हैं, तो इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन अभी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे और ज़्यादा ये चीज़ होनी चाहिए, और पेरेंट्स के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि फैमिली सपोर्ट आप कुछ भी करना चाहें, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। प्लस आपका एक अपना ज़ाती पैशन भी होता है कि आप किस चीज़ में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, कितना पैशन रखते हैं। तो ये चीज़ें भी ऑब्वियसली मैटर करती हैं। हर दिन आप खुद को मोटिवेट कैसे करती हैं? मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी होती ज़रूरी है है। किसी भी काम को करने के लिए। सो बिल्कुल। हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ, और खुद को मोटिवेट रखने के लिए आप क्या करती हैं? खुद को मोटिवेट रखने के लिए यही मेरी मोटिवेशन होती है कि मैंने एक पहले का अपना टाइटल रख लेना, फिर टाइटल जब इंसान के पास आ जाता है, फिर आप उसको बरकरार रखने के लिए आपको वो मोटिवेशन होती है कि मैंने अब ये टाइटल मेरे पास है, तो नेक्स्ट ईयर भी मेरे पास ही रहे। क्योंकि हुँ। आप एक दफ़ा नेशनल चैम्पियन बन के और नेक्स्ट अगर कोई और बन जाए, तो ये आप टाइटल लेना आसान है, उसको बरकरार रखना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो वही एक मोटिवेशन आती है कि मैं जब तक मतलब कि कर सकती हूँ, जब तक मेरे अंदर ये पैशन है, और मैं इसको अपना टाइटल अपने पास व्हाट ही इज़ गोइंग टू रखूँगी। बी योर नेक्स्ट स्टेप? क्या करना चाहती हैं आप मज़ीद? मैं अभी पाकिस्तान में तो मैं ये कि माहूर शहज़ाद हैं जो ओलंपिक्स भी खेली हैं हमारी, तो वो बैडमिंटन की नेशनल चैम्पियन है सिंगल्स में। तो मेरा ये एम है कि मैं इंशाल्लाह उसको बीट करूं। वो मेरी डबल्स की पार्टनर भी है, मेरी दोस्त भी है, लेकिन मैं उसे बीट करना चाहती हूँ पाकिस्तान में। और पाकिस्तान से बाहर ये है कि हमें जितने टूर्नामेंट्स दिए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएँ, ताकि हम उनमें पार्टिसिपेट करें और अच्छा परफॉर्म करें, पाकिस्तान और के लिए फिर मेडल लाएँ। ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच गज़ाला फॉर जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।